हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.1। पहला चैप्टर मैथ का आप लोगों का है वास्तविक संख्याएं। पहले चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं और उसका जो प्रश्नावली 1.1 है वो आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो है आप लोगों का वन शॉट का मतलब होता है कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा प्रश्नावली 1.1 बिल्कुल रौचिक तरीके से खत्म। मैथ जितने बच्चों का नहीं आता है आज से मैथ से उनको क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। क्योंकि मेरा नाम है आकाश और मैथ को मैं कुछ अलग ढंग से ही पढ़ाता हूं। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए मैथ को पढ़ने में कितना मजा आ जाएगा। तो प्रश्नावली 1.1 को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग समाप्त करने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय को। और यहां से अध्याय आप लोगों का स्टार्ट हो गया प्रश्नावली 1.1। देखिए प्रश्नावली 1.1 यहां से स्टार्ट हो गया और प्रश्नावली 1.1 का ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्नावली 1.1 का ये रहा पहला प्रश्न। पहले कोई भी प्रश्न करने से पहले प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। कोई भी प्रश्न करने जा रहे हो तो उसको एक बार ध्यान से आप पढ़िए। प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब टोटल कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 5 क्वेश्चन दिया है। इन पांचों के पांचों क्वेश्चनों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। तो उसको तोड़ने का तरीका क्या है कि जितना भी नंबर से दे रखा है उसको आप अभाज्य संख्याओं से कटाओ। जब तक कटाना है जब तक उसका रिमाइंडर एक ना आ जाए, शेषफल एक ना जाए। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटती है। एक से कटेंगे या तो स्वयं से कटेंगे, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देख लें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है आपका दो। दो के बाद आ जाता है आपका तीन। तीन के बाद आता है पांच। पांच के बाद आपका सात। सात के बाद ग्यारह। ग्यारह के बाद तेरह। ठीक है। तेरह के बाद आपका इस तरह सत्रह। सत्रह के बाद आपका उन्नीस। उन्नीस के बाद आपका तेईस। इसी तरह चलता चला जाता है। मतलब ये जितना भी नंबर आपको देख रहा है या तो वो एक से कटेगा या तो वह स्वयं से कटेगा। और इन्हीं संख्याओं से इनको काटना है कब तक, जब तक रिमाइंडर एक ना जाए। तो चलिए पहला प्रश्न इसका सॉल्व कर देखते हैं। यहाँ पे आपका 140। अब 140 को हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। कैसे करना है देखिए, बहुत आसान है। अब पहला प्रश्न 140, तो आप यहाँ पे नोट करोगे कि 140। 140 को आप क्या करोगे, यहाँ पे नोट करोगे। अब 140 को आपने नोट कर लिया, इसे कटाना है। तो सबसे पहले हम दो से कटाएंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से कटाएंगे। दो से कट भी जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में शून्य है। तो दो से कटाओगे तो दो सात 14 और यहाँ पे जीरो उतर जाएगा, मतलब 70 बार में कट गया। ठीक है। इसके बाद ये 70 फिर दो से कट जाएगा। अब ये कटेगा दो त्याई 6 और एक बचा यहाँ पे शेषफल। एक के आगे जीरो जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। दो पांचे 10, 35 बार में कट गया। इसके बाद ये 35 जो है तीन से कटेगा नहीं, पांच से कटेगा। पांच से कटाएंगे तो पांच सात है 35। अब ये जो सात है सिर्फ सात से ही कटेगा, तो सात एकम सात। देखिए रिमाइंडर एक आ गया। जैसे एक आएगा आपको ब्रेक कर देना, जैसे एक आएगा आपको ब्रेक कर देना है। इतना करने के बाद फिर इसको कैसे लिखना है अरेंज करके वो समझिए। अब 140 है तो आप लिखोगे यहाँ पे 140। 140 को आपने लिखा 140 बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दे तो दो जो है दो बार आया है। दो जो है दो बार आया है। तो दो जब दो बार आया है तो उसे लिखेंगे दो पे पावर दो। अगर यही दो तीन बार आता तो लिखते दो पे पावर तीन। अगर यही दो 10 बार आता तो लिखते दो पे पावर 10। तो हालांकि यहाँ पे दो जो है दो बार आया है तो इसको हम लिख देंगे कि दो पे पावर दो। दो पे पावर दो इंटू। अब देखिए पांच जो है एक बार आया है, तो पांच जो एक बार आया है तो इसको सिर्फ आप लिखोगे पांच पे पावर एक। ठीक है। आप एक लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पांच ही लिख दो क्योंकि एक घात छिपी रहती है। इसके बाद यहाँ पे इंटू में, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये जो सात है यह भी एक ही बार ही आया है। तो आप सिर्फ सात लिखो चाहे सात पे पावर एक लिखो। क्लियर है। अब यह हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है। अब यह जो है वो हो गया आपका फाइनल आंसर। 140 को आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आपने व्यक्त कर दिया है और यही हो गया आप लोगों का आंसर। यही हो गया आंसर, नोट कर लो। कितना ज्यादा आसान है ये बताइए। बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट समझाते हुए चलेंगे आप लोगों को। तो पहला प्रश्न सॉल्व हो गया 140। अब हम देखेंगे 156 को। उससे पहले इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है। उससे पहले इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं।
ताकि अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ सकें। बहुत ज्यादा सिंपल है और मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में प्रश्नावली 1.1, मजा ही आ जाने वाला है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आ गया यहाँ पे आपका 156 का, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? 156। तो यहाँ पे लिखेंगे 156। अब 156 को भी हमें तोड़ना है, ठीक है। जब 156 को तोड़ोगे तो ये 2 से कट जाएगा। सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक सम संख्या है। तो 2 से कटाओगे तो 2 साते 14, 2 साते 14 हो गया। 15 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब 1 के आगे 6 जुड़ गया, कितना हो गया? 16। तो 2 8 है 16, 8 बार में जाएगा, 2 8 है 16, 78 बार में कट गया। अब ये फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटा गया तो 2 तिहाई 6 और 1 बच गया। तो 1 और 8 18, तो 2 9 18, ठीक है। इसके बाद यह 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब ये जो 13 है, 13 जो है 13 से कटेगा, तो 13 एकम 13। अब जैसे 1 आ गया, अब हम ब्रेक कर देंगे। 1 आते हुए हम लोग क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसको लिखोगे कैसे, ये देखिए। इसके लिखने का तरीका क्या है कि 156 दिया हुआ, तो आप नोट करोगे 156 बराबर। अब देखिए 2 जो है कितना बार आया है? 2 बार। 2 जो है 2 बार आया है, तो इसको लिखेंगे आप 2 पे पावर 2 इंटू, अब यहाँ 3 जो है 1 बार आया है, तो आप लिखिए इसको 3 पे पावर 1। चाहे 3 लिखिए या तो 3 पे पावर 1 लिख दीजिए, दोनों चीज एक ही है। 13 जो है 1 बार आया है, तो आप लिखिए 13 पे पावर 1। अब ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यह इसका फाइनल आंसर, यह इसका फाइनल आंसर आ गया। यहां पे लिख दीजिएगा फाइनल आंसर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल आसान बना दूंगा मैथ को, बिल्कुल ही ज्यादा आसान बना दूंगा। क्लियर है? चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे और आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। आगे है आप लोगों का प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा है 3825, ठीक है। इसको निकालते हैं। यहां पे लिखेंगे तीसरा क्या है? 3825, ठीक है। चलिए, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो ये संख्या कटेगी नहीं। 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो 3 का नियम है कि पहले जोड़ लो। तो 8 3 11 और 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से कट जाता है, बिल्कुल, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। चलिए 3 से कटाइए। 3 से जब इसको कटाइएगा तो 3 एकम 3, यहां हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, टोटल ये 22 हो जाएगा। तो 22 हो जाएगा तो 3 7 21, 7 बार भाग जाएगा। तो 22 में से 21 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 के आगे 5 जुड़ गया है, मतलब 15 हो गया। अब 3 5 15। क्लियर है? चलिए, क्या यह फिर से 3 से कट सकता है? तो एक बार जोड़ के देख लीजिए। तो 7 5 12 और 12 2 14 और 1 15, 15 3 से कट जाएगा, बिल्कुल, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से कटाइए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3 चौको 12 और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो जाएगा, 3 5 15, 5 बार में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्या यह फिर से 3 से कट जाएगा? एक बार देख लीजिए। तो 4 2 6 या 6 5 11, क्या 11 3 से कटता है? नहीं करता है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब किससे कटेगी? 5 से। तो 5 से कटाइए। 5 से कटाएंगे तो 5 वाट है 40, ठीक है। तो 42 में से 40 जाएगा तो बचेगा 2, 2 के आगे 5 जुड़ेगा, मतलब 25, तो 5 5 25, 85 बार में कट जाएगा। इसके बाद फिर यह 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 और 5 35 और 5 7 35, 17 बार में कट जाएगा। इसके बाद यह जो 17 है वो 17 17 से कटेगा। एक आ गया, आप क्वेश्चन को ब्रेक कर दीजिए। अब सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। एक आते हुए रोक दीजिए। इसके बाद इसको लिखना कैसे, अभी हमने जस्ट बताया है। इसके लिखने का तरीका है, जैसे 3825 है तो आप लिखोगे यहाँ पे 3825, 3825 बराबर आप लिखोगे कैसे? 3 जो है कितना बार आया है देखेंगे, 3 जो है 2 बार आया है, तो इसको आप लिखिए 3 पे पावर 2। क्लियर है? इनटू में
यहाँ 5 जो है कितना बार आया है, 5 जो है 2 बार आया है, तो आप लिखिए इसको 5 पे पावर 2। इसके बाद देखिए 17 जो है एक बार आया है, तो आप इसे सिर्फ 17 लिखिए या तो 17 पे पावर 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का सॉल्व। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हो गया आप लोगों का सॉल्व। देखिए यह आ गया आंसर, ब्रैकेट में इसको मैं कर देता हूं। ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यह इसका फाइनल आंसर। कितना ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना? मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। पहले चलिए इसको रिमूव करते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसको रिमूव करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो आराम से आप लोग नोट करते चलिए, और नोट्स आपको बनाते चलना है, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ में समाप्त कर दूंगा। पूरा का पूरा मैथ इसी तरह रौपचिक तरीके में आराम आराम से बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए चले जाएंगे। हाँ, आगे प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न। क्या बोला है कि 5005, 5005 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। प्रोसेस वही होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या है चौथा प्रश्न, यहाँ लिख भी देते हैं हम लोग चौथा प्रश्न। 5005 है, कोई दिक्कत नहीं है, 5005 आ गया। ठीक है, चलिए 5005 को हम लोग घटाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2 से तो कटेगा नहीं। 3 का नियम क्या है कि 5 5 10 10, तो 3 से कटता नहीं है। अब ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से कटाइए, 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, यहाँ बच जाएगा 0 0, फिर 5 एकम 5। क्लियर है? चलिए अब ये किससे कटेगा? 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा। देखते हैं, 7 से कटाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7। यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, 3 के आगे 0 जुड़ेगा तो हो जाएगा 30। अब हो जाएगा 7 चौक 28। अब 30 में से 28 जाएगा तो बचेगा 2, 2 के आगे 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 21। अब हो जाएगा 7 त्रिक 21, 3 बार में चला जाएगा। इसके बाद 143 7 से कट जाएगा। क्या कट जाएगा? तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी की 14, नहीं 7 से नहीं कटेगा। अब किससे देखते हैं 7 से नहीं कटेगा, तो हम लोग देख लेते हैं इसको 9 से काटकर। ठीक है, क्या 9 से कटेगा? तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, और 9 5 14 53, 9 से भी कटने वाला नहीं है। डायरेक्ट आप इसको 11 से कटाइए, 11 से डायरेक्ट कटाइए, तो ये हो जाएगा आपका 11 एकम 11, 14 में से 11 जाएगा तो बचेगा 3, 3 के आगे जैसे 3 जुड़ेगा हो जाएगा 33, तो 11 तिया 33, 13 बार में कट जाएगा 11 से। अब ये 13 तो 13 से कटने वाला है, तो 13 को हम 13 से काट देंगे। कितना ज्यादा सिंपल है, एक आते हुए रोक देंगे, एक जैसे आया ब्रेक कर देंगे, मतलब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे हम लिखना है ये देखिए। 5005 है तो आप लिखिएगा यहाँ पे 5005, 5005 क्लियर है, बराबर। आप देखिए यहाँ पे कि 5 एक बार आया है, तो आप लिखिए इसको सिर्फ 5, चाहे 5 पे पावर 1 लिख दीजिए। इसी तरह 7 भी एक बार आया है, तो ये भी हो जाएगा 7 पे पावर 1। इसी तरह यहाँ पे 11 भी एक बार आया है, तो 11 पे पावर 1। 13 भी एक बार आया है, तो 13 पे पावर 1। लो मेरे प्यारों बच्चों, ये हो गया आप लोगों का आंसर। ये हो गया आप लोगों का आंसर। कितना ज्यादा सिंपल आप हमें बताएं कमेंट करके। मजा आ रहा है? कितना ज्यादा सिंपल है मैथ, सिर्फ उसको पढ़ने का तौर तरीका चाहिए, समझने का तरीका चाहिए। सिंपल है, रिमूव कर देते हैं। चलिए रिमूव कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण किताब को आपको मैथ के सोल्यूशन मिलने वाले हैं, वो भी डिटेल में। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है उसको आप देख लीजिए। अब पांचवा प्रश्न है कि 7429। ठीक है, पांचवा प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं। पांचवा प्रश्न है 7429, 7429, 7429। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। हाँ चलिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। हाँ, इसको सॉल्व करना था ना। चलिए क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले 2 से कटाएंगे, तो भाई 2 से तो ये कटने वाला नहीं है, तो ध्यान दीजिए, न तो 2 से कटेगा, न तो 3 से कटेगा, न तो 5 से कटेगा, न तो 7 से कटेगा, न तो 11 से कटेगा, न तो 13 से कटेगा। कटेगा तो किससे कटेगा? 17 से। डायरेक्ट ये किससे कटेगा? 17 से कटने वाला है ये। ठीक है, कटाते हैं 17 से। जब इसको 17 से कटाइएगा, तो अब ध्यान दीजिए,
17 पाँचे 85 जो कि ज्यादा हो जाएगा, 17 चौको 68, 17 चौको 68 4 बार में जाएगा। अब 74 में से 68 को माइनस कीजिए, देखिए कैसे। ये हो गया आपका 74, 74 में से जैसे 68 को आप माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 6 14 और ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 6, 6 के आगे कितना उतरेगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 62। अब भाग कितने बार जाएगा, तो 17 के 17, 17 दूनी के 64, ठीक है, 17 के 17 सॉरी 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ठीक है, और 17 चौको 68, हमको तो 62 ही लाना है, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 कितना बार जाएगा, 17 तिया 51, यहाँ पे हो जाएगा 51, 51 को जब आप माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ आपका 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब इसके आगे 9 उतरेगा, कितना हो गया 119, ठीक है, 119 हो गया। अब ये कितना कटेगा, 17 साते 119 होता है, तो 17 साते 119 हो गया, मतलब 437 बार में पूरा का पूरा कट गया। इसके बाद अब ये 17 से कट गया, तो अब ये कटेगा किस से, 19 से कटेगा। चलिए 19 से कटाइए, तो 19 के 19, 19 दूनी 38, तो 2 बार में कटेगा, तो 19 दूना 38। अब यहाँ 43 में से 38 को घटा दीजिए, तो बचेगा 5, 5 के आगे जैसे 7 जुड़ेगा तो हो जाएगा 57, और 19 तिया 57, मतलब 3 बार में कट जाएगा, मतलब 23 बार में पूरा का पूरा हो गया कैंसिल। अब ये 23 जो है किससे कटेगा, तो 23 जो है वो 23 से ही कटेगा। अब यहाँ 1 आ गया, अब इसको आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है। लिखोगे कैसे, इसके लिखने का तरीका क्या है उसको जान लो, ठीक है। इसको लिखोगे कैसे ये समझिए, तो इसको लिखने का तरीका यही है कि दिया है 7429, लिखोगे 7429 बराबर क्या है कि 17 एक बार आया है तो 17 पावर 1, इसी तरह 19 एक बार आया है तो 19 पे पावर 1, 23 जो है एक बार आया है तो 23 पे पावर 1। आप चाहोगे तो पावर 1 लिखिएगा मत, आप चाहिएगा तो पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, तभी आंसर आपका सही होगा, क्योंकि पावर 1 छिपा रहता है, और आपका मन करे तो पावर 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1% कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मन करे तो लिखिए, आपका मन करे तो मत लिखिए, क्योंकि पावर 1 जो होता है छिपा रहता है। जैसे अगर मैं कह देता हूं यहाँ पे 18, तो 18 पे पावर 1 छिपा है, तो या तो मैं इसको 18 लिखूं या तो मैं इसे 18 पे पावर 1 लिखूं, दोनों चीज सेम होता है, इसमें कोई भी आप लोगों का डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब प्रश्नावली 1.1 का हमने पहला प्रश्न को कर दिया सॉल्व, पहले प्रश्न को बिल्कुल आसान भाषा में हमने कर दिया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यह प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है उसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। बहुत प्यारा प्रश्न है। अब इसने बोला है कि पूर्णांकों के, क्या बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दिख रहे होंगे, तीनों प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। पहले आप एलसीएम निकालिए, फिर इनका आप एचसीएफ निकालिए। एलसीएम और एफसीएफ दोनों निकालने के बाद उनको हमें चेक करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है, जांच भी करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो कि दे रखा है यहाँ पे कि 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ एलसीएम निकालने से पहले इन्हें हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। कैसे, देखिए जैसे 26 है तो पहले हम 26 को तोड़ेंगे। देखिए 26 है तो 26 को तोड़ेंगे तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। 13 दूनी के 26 होता है, यह 13 जो है वो 13 से कटेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 91 तो 91 को यहां तोड़ लेते हैं, तो 91 को तोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 7 से कटेगा, 13 7 91, और यह 13 जो है वो 13 से कट जाएगा। यहां तक क्लियर है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है अभी जस्ट बता देता हूं। देखिए अभी मैं बताया भी हूं पीछे आप लोगों को। जैसे ये 26 है तो ये 26 है तो 26 को क्या लिखिएगा आप लोग, 26 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 1। इसके बाद यहाँ पे 13 एक बार आया है तो 13 पे पावर 1। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पे 91 को आप कैसे लिखिएगा कि 91 बराबर क्या हो जाएगा,
7 पे पावर 1 और दिया है 13 पे पावर 1। ऐसे आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद इसको आपको ब्रैकेट में पैक कर देना, ठीक है। आपका मन ब्रैकेट में पैक कीजिए या नहीं, मैं कर देता हूं यहाँ पे ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। मेन चीज है कि दिखने में अच्छा लगे। ब्रैकेट में हमने इसको पैक कर दिया। अब हमें दो चीज निकालना है, एक तो हमें एचसीएफ निकालना है और एक हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। दोनों का तरीका समझिए। तो दोनों का तरीका क्या होता है, पहले हम एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे। एलसीएम एलसीएम का तरीका यह होता है, एलसीएम का तरीका क्या होता है कि सभी अभाज्य संख्याओं, ठीक है, सभी लिखेंगे यहाँ पे कि सभी अभाज्य संख्याओं, सभी अभाज्य संख्याओं की बड़ी घात, सभी अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की बड़ी घात, बड़ी घात मतलब जितना भी अभाज्य संख्या दिया हुआ है सबकी बड़ी घात आपको लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना अभाज्य संख्या दिया हुआ है। तो अभाज्य संख्या 2 है, 7 है, 13 है। तीन ही अभाज्य संख्या इसमें दिख रही है, 2, 7, 13, ठीक है। देखिए 2, 7, 13 यही तीन अभाज्य संख्या दिख रही हैं। तो हम तीनों को लेंगे। हम क्या करेंगे, हम तीनों को लेंगे। सभी है तो सभी को लेंगे। एक 2 है, इसके बाद आपका 7 है, 7 के बाद आपका 13 है। हमने तीनों को ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी घात लेना है। मतलब कि 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 पे पावर 1 है, तो हम 2 पे पावर 1 लिख लेंगे। 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 7 पे पावर 1 है, तो 7 पे पावर 1 लिखेंगे। 13 की सबसे बड़ी घात क्या है, 13 पे पावर 1 है, तो हम 13 पे पावर 1 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 13 7 91, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 1 का मतलब 2 हो गया, और ये हो जाएगा 13 7 91। और जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, और 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, कितना आ गया आपका 182। 182 क्या आ गया यहाँ पे, एलसीएम। 182 जो क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्लियर है। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। अब एचसीएफ का क्या नियम होता है उसको समझिए। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पे एचसीएफ। यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं एचसीएफ। देखिए एलसीएम का मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लसा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लसा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक लसा होता है। क्लियर है। इसी तरह एचसीएफ का मतलब होता है मौसा, महत्तम समापवर्तक। क्लियर है। हिंदी भी बता देता हूं आप लोगों को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, एलसीएम निकालने का तरीका था कि सभी अभाज्य संख्याओं की बड़ी घात, ठीक है। और लेकिन एचसीएफ निकालने का नियम चेंज हो जाता है। इसमें लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात, अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात, छोटी घात, बढ़िया से नोट कीजिए आराम से। अब इसका लॉजिक समझिए, अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात। अब अभाज्य गुणनखंड आ गया, ठीक है, मतलब दोनों में जो कॉमन हो उनको सिर्फ लेना है, और वो भी उनकी छोटी घात लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 उसमें भी है, 13 इसमें भी है, वही आपका कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 13, ठीक है। 13 कॉमन मिल रहा है तो हम लेंगे यहाँ पे 13 कि भाई 13 है। और 13 की सबसे छोटी घात क्या है, तो 13 की सबसे छोटी घात 13 पे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 13 एकम 13। लो भाई यह आ गया आपका एचसीएफ, यह आ गया आप लोगों का एचसीएफ आ गया है। तो एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया आपका 13। अब हमें इतना काम तो हो गया, लेकिन हमें जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं, हमें जांच भी करना है, ठीक है। तो अब जांच के लिए तो जगह ही नहीं बचा, जांच के लिए
तो जगह ही नहीं बचा। अब जांच कैसे करें हम लोग? देखिए, तो जांच के लिए हम लोग मिटा देते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, दो ही पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है 13। एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है 13, बस इतना याद कर लीजिए। बाकी इसको मैं रिमूव करता हूं, ठीक है, क्योंकि जगह तो है ना कि जांच में करके दिखाऊं। तो मैं रिमूव करता हूं, बस याद कर लीजिए एलसीएम 182 है और एचसीएफ 13 है। तो चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद जांच दिया है ना, तो इसका जांच भी कर लेते हैं कि क्या भाई बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। बस आपको एलसीएम एचसीएफ याद होना चाहिए कि क्या आया था। तो मेरे प्यारों चो नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका अभी हमने एलसीएम निकाला था, कितना आया था 182। एलसीएम कितना आया था 182 और एचसीएफ कितना आया था एचसीएफ 13। लिख लेते हैं यहाँ पे कि एलसीएम एलसीएम हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था 182, ठीक है। और एचसीएफ जब हमने सॉल्व किया तो एचसीएफ आया था हमारा कितना, एचसीएफ आया था 13। बस यही दो पॉइंट बस आपको नोट करना है। इसके बाद जांच पूछा है तो यहाँ आप लिखेंगे जांच, ठीक है। जांच भी करना जरूरी है तो यहाँ लिखेंगे जांच। अब जांच में यहाँ पे लिखेंगे कि जांच में बोला क्या है। जांच में बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल। जांच में बोला है कि दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल दो संख्याओं के जो गुणनफल हैं वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर हैं। एचसीएफ गुणे एलसीएम के क्या है, बराबर हैं। अब दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या होता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, एक हो गया आपका पहली संख्या और एक हो गया आपका दूसरी संख्या। दो ही संख्या दे रखी है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है। अब इसी पे जांच करना है, ठीक है, जांच कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहली संख्या, अब बताइए 26 और 91, तो हमने 26 को मान लिया पहली संख्या और 91 को हमने मान लिया यहाँ पे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या हो गया 26, तो पहली संख्या की जगह पर हम लिखेंगे 26 गुणे दूसरी संख्या को हमने 91 लिख दिया, बराबर एलसीएम हमने सॉल्व किया जो कि आया है 182 और गुणे एचसीएफ हमने सॉल्व किया जो कि आया है 13। अब हमें इसे सॉल्व करके देखना है कि क्या बराबर आ रहा है कि नहीं। तो पहले हमें 91 में 26 का गुणा करना है, फिर 182 में 13 का, तो गुणा कर लीजिए आप लोग। मैं करके भी दिखा देता हूं, मेरे पास सारे के सारे हथियार हैं, सारे के सारे हथियार है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर महाराज खुल गए ताकि एकदम बिल्कुल आप लोगों का समय बचे। अंत में इसे गुणा करने लगूंगा तो भाई 5 मिनट 10 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा गुणा करने में। अब देखिए 26 गुणे 91 है, तो यहाँ पर आप लिखिए कि 26 और गुणे 91, 26 गुणे हो गया आप लोगों का 91, आ गया 2366, इधर हो गया आपका 2366 हो गया, और बराबर इसको गुणा जब आप कर दीजिए तो इसको पूरा हटा देते हैं, क्या 182 और गुणे में है आपका 13। जब इसको सॉल्व कीजिए तो 2366 इधर भी आ गया, 2366 इधर भी आ गया। अब बताइए कि पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया कि नहीं, पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया कि नहीं। मतलब हम जांच भी कर दिए कि बराबर आ रहा है, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? कितना डाउट है? थोड़ा सा एसी को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठंडा भी लग रहा है। क्लियर है? अब देखिए कितना ज्यादा सिंपल था, हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया और जांच भी हमने करके आप लोगों को दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं ताकि हम दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर पाए। तो चलिए इसको भी रिमूव कर देते हैं ताकि हम दूसरे प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाए। नोट बनाते चलिएगा, आप लोगों का नोट्स बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अब है कि 510 और 92, ठीक है। तो यहां लिखते हैं दूसरा, दूसरा प्रश्न है कि 510 और 92, तो हम पहले 510 को तोड़ेंगे। तो यहाँ 510 को हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं। तो 510 को जब तोड़ोगे आप तो 2 से घटाओ तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4, 11 बच जाएगा। 2 पाँचे 10 और 2 पाँचे 10। इसके बाद ये किससे कटेगा, ये आपका 3 से कट जाएगा क्योंकि 5 5 10 2 12, 12 3 से कट जाता है, तो 3 से कटाइए तो ये हो जाएगा 3 वाटे 24 और 3 पाँचे 15, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये किससे कटेगा, अब ये आपका 5 से कटेगा क्योंकि 17 पाँचे 85 होता है। अब देखो 5 एकम 5 हो गया और 8 में से 5 जाएगा तो 3, 3 के आगे 5 जुड़ेगा तो 35, तो ये हो जाएगा 5 7 35, 17 बार में कट जाएगा।
अब ये 17 जो है किससे कटेगा, 17 एकम 17 से कट जाएगा। क्लियर है, इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया यहाँ तक। अब इसी तरह हमें 92 को भी तोड़ना है, तो यहाँ पे पहले 92 लिखेंगे, 92 को तोड़ लेते हैं। तो 92 को जब तोड़ोगे तो पहले आप किससे कटाओगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 छः के 12, 46 बार में कट जाएगा। 2 से कटाओगे तो 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6। अब ये 23 जो है किससे कटेगा, 23 से, तो 23 से कम 23। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्लियर हैं तो यस करके बताइए। अब इसे हम लिखने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ। लिखने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया ही यहाँ पे, इसको लिखोगे कैसे। इसको लिखोगे आप यहाँ पे जैसे 510 है, तो आप इसको लिखोगे कि 510 बराबर में यहाँ पे लिखोगे कि 2 एक बार आया है, तो आप लिखोगे 2 पे पावर 1। इसी तरह 3 भी एक बार आया है तो 3 पे पावर 1। इसी तरह 5 भी एक बार आया है तो 5 पे पावर 1। और 17 भी यहाँ पे एक बार आया है तो 17 पे पावर 1। इसी तरह आप लिखोगे इसको 92 को, इसी तरह आप 92 को लिखोगे, तो 92 को लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 जो है 2 बार आया है तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 23 एक बार आया है तो 23 पे पावर हो जाएगा 1। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में पैक कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। ब्रैकेट में हम इसलिए इसको पैक कर रहे हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। क्लियर है, ब्रैकेट में हम इसको इसलिए पैक कर रहे हैं ताकि अच्छा लगे। ये था आपका 510, इसको आप 510 कर लो, मिट गया है, ये हो गया 510। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम का नियम आपको मैंने बताया कि एलसीएम में क्या होता है कि सभी, क्या होता है कि सभी सभी अभाज्य संख्याओं के, सभी अभाज्य संख्याओं के, सभी अभाज्य संख्याओं की क्या लेते हैं हम लोग, सभी अभाज्य संख्याओं की बड़ी घात लेते हैं। क्या लेते हैं, बड़ी घात। सभी अभाज्य संख्याओं की हम लोग बड़ी घात लेते हैं, ठीक है, तब जाके एलसीएम निकलता है। तो सभी अभाज्य संख्याओं की बड़ी घात, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितनी अभाज्य संख्या है। एक 2 है, इसके बाद 3 है, 5 है, 17 है। मतलब एक आपका 2 है, 2 के बाद आपका 3 है, 3 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद आपका यहाँ पे 17 है, और 17 के बाद आपका 23 है। यह आपका अभाज्य संख्या आ गया, सभी की सभी अभाज्य संख्या आ गया। लेकिन बड़ी घात लेना है सबका, मतलब 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 पे पावर 2 है, तो हम यहाँ पे 2 पे पावर 2 लिखेंगे। 3 की हम बात करें तो 3 की सबसे बड़ी घात 3 पे पावर 1 है, तो 3 पे पावर 1 लिखेंगे। 5 का सबसे बड़ी घात 5 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 1 लिखेंगे। 17 की सबसे बड़ी घात 17 पे पावर 1 है, 17 पे पावर 1 लिखेंगे। 23 की सबसे बड़ी घात 23 पे पावर 1 है, 23 पे पावर 1 लिख देंगे। तो हमने सभी अभाज्य संख्या भी ले लिया और उनकी सबसे बड़ी घात भी ले लिया। अब इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो 2 पे पावर 2 का मतलब हो जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा आपका कितना, 5 तिहाई 15। चाहे आप इसको 3 लिख दो और इसको जोड़ दो, 17 पाँचे 85 हो गया। और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 23, ठीक है, 23 पे पावर 1 का मतलब 23। अब इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 12 इंटू 85 और इंटू में हो जाएगा आपका 23। लो भाई गुना करके आप लिख दो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पूरा का पूरा तौर तरीका है, ठीक है। यहाँ पे आपका कैलकुलेटर महाराज खुल के चले आए। आपको यहाँ पे गुना करना है 12 का और मल्टीप्लाई करना है आपका 85 का और मल्टीप्लाई कर देना आपका 23 का। जब इसको गुणा कीजिएगा तो 23,460, यहाँ पे 23,460 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 23,460 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये जो है आपका क्या है, ये आ गया आप लोगों का यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 23,460 आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। जब आप एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ का नियम क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड, नियम उसका ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की, नियम तो ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात, अभाज्य गुणनखंडों की आपको लेना है यहाँ पे कौन सी घात, छोटी घात लेना है।
तो आप देखिए अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम एक 2 को ले लेंगे। इसके बाद 3 इसमें 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें इसमें भी नहीं है, 17 नहीं, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। सिर्फ क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। और 2 की सबसे छोटी घात लेना है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 पे पावर 2 है और 2 की सबसे छोटी घात 2 पे पावर 1 है, तो हम छोटी घात लेंगे, मतलब 2 पे पावर 1 लेंगे। तो 2 पे पावर 1 का मतलब हो जाएगा आपका 2। अब ये एचसीएफ आ गया आपका 2, तो एचसीएफ 2 आ गया और एलसीएम आ गया 23,460, 23,460 आ गया। ठीक है, चलिए, तो 23,460 आपका एलसीएम आया है और एचसीएफ आ गया 2। तो जांच भी करना है तो पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, मिटाते हैं, बस आप लोग याद कर लीजिएगा कि एलसीएम कितना आया है और एचसीएफ कितना आया है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग मिटा देंगे तो यहाँ पे 23,460 आया है, याद कर लीजिए 23,460, 23,460। ठीक है, 23,460, एलसीएम कितना आया है 23,460, ये आपका एलसीएम आया है। और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आपका आया था 2, एचसीएफ कितना आया था 2। अब हमें क्या करना है, जांच करना था। ठीक है, जांच, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जांच में, जांच भी तो करना जरूरी है। चलिए, तो जांच हमारा ये कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो लिखेंगे यहाँ पे जांच में कि दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है किसके, एलसीएम गुणे एचसीएफ के, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, कहने का मतलब दो संख्या गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नियम यही कहता है। तो 510 को हम मान लेते हैं पहली संख्या, ये हो गया आपका पहली संख्या। क्लियर है, और ये जो 92 इसको हम मान लेते हैं दूसरी संख्या, 92 को हमने मान लिया दूसरी संख्या। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका पहली संख्या कितना हो गया, तो पहली संख्या हो गया 510, तो यहाँ लिखेंगे 510 और गुणे दूसरी संख्या हो गया यहाँ पे 92, तो दूसरी संख्या को 92। एलसीएम कितना आया है 23,460, एलसीएम जगह लिखेंगे 23,460 लिख देंगे और एचसीएफ कितना आया है 2 आया है। ठीक है, अब इसको गुणा कर देना है। ठीक है, तो पहले ये तो आसानी से हो जाएगा, 0 कम 0, 2 में 0 को गुणा करोगे तो 0, 6 दूनी के 12, 12 को 2 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी के 8, 1 9, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4, इधर आ गया 46,920। यहाँ 510 और गुणे 92 करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गुना करके देख लेते हैं क्या है 510 गुणे 92। चलिए आइए महाराज इधर। ठीक है, 510 गुणे 92, तो ये हो जाएगा आपका 510 और गुणे में 92, यहाँ पे भी आ गया 46,920, ये भी आ गया आपका 46,920 आ गया। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के क्या आ गया, बराबर आ गया, मतलब प्रूफ हो गया, मतलब कि प्रूफ हो गया कि हाँ भाई सही है, जांच भी हमने करके दिखा दिया। चलिए इसको रिमूव करते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसको रिमूव करते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो पहला प्रश्न हो ही गया था, दूसरा प्रश्न भी हमने कर ही दिया। अब आ गया तीसरे प्रश्न की बारी, 336 और 54। तो पहले 336 और 54 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर जांच करेंगे। चलिए 336 है तो यहाँ लिखते हैं 336, यहाँ हो गया आपका 336। अब 336 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, तो किससे कटेगा आपका, 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, बचा 1 13 हो गया, 2 6 के 12, फिर एक बचा मतलब 16 हो गया, 2 8 16, 168 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाइएगा तो 2 8 16 और 2 चौको 8 84। चलिए अब ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 दूनी के 4, 42 बार में कटा। फिर जब 2 से कटाओगे तो 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, 21 बार में कट गया। अब ये किससे कटेगा, तो 21 जो होता है 3 से कटेगा, तो 3 7 21। अब ये जो 7 आ गया तो 7 तो 7 से ही कटने वाला है, कट गया। अब इसको हम यहाँ पे कर देंगे ब्रेक, आ गया, इसको हम कर देंगे यहाँ पे ब्रेक। हाँ लिखेंगे कैसे इसको, देखिए लिखने का तरीका क्या है इसका, पहले इसको भी निकाल लेते हैं 54 को, इसके बाद दोनों को साथ में लिखेंगे 54। 54 को जब तोड़िएगा तो 2 से कटाइए तो हो जाएगा 2 दूनी के 4
बचा 1, 14, 2 7 14, 27 बार में। इसके बाद 3 से कटाइए तो 3 नमा 27, फिर ये 9 कटेगा 3 से, 3 तिहाई 9, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 कट गया। चलिए इसके लिखने का तरीका क्या होता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, देखिए 336 है तो यहाँ लिखेंगे 336 बराबर क्या हो जाएगा, दो जो है 1 2 3 4, दो जो है 4 बार आया है तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 3 जो है 1 बार आया है तो 3 पे पावर 1, इसी तरह 7 भी 1 बार आया तो 7 पे पावर 1। इसी तरह 54 को लिखते हैं तो 54 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दो जो है 1 बार आया है तो 2 पे पावर 1, तीन जो है कितना बार आया है, 3 बार आया है तो 3 पे पावर हो जाएगा 3। क्लियर दिख रहा ना आप लोगों को। चलिए अब इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। लो भाई ये हो गया ब्रैकेट में पैक, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने का नियम बताया हूं आप लोगों को कि सभी अभाज्य संख्याओं के, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के हम लोग क्या लेते हैं, सबसे बड़ी घात। लिखेंगे अभाज्य सभी अभाज्य गुणनखंडों की, सभी अभाज्य गुणनखंडों की, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की हम लोग लेते हैं बड़ी घात। क्या लेते हैं, बड़ी घात। तो पहले देखेंगे कितना अभाज्य संख्याओं के गुणनफल है, सबको लिखेंगे। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन कौन सी दिख रही है, सभी दो, दो के बाद 3, 3 के बाद 7, एक आपका 2 दिख रहा है, 2 के बाद 3 दिख रहा है, 3 के बाद 7 दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी घात लेना है तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 हमने ले लिया। 3 की सबसे बड़ी घात 3 पे पावर 3 है। 7 की सबसे बड़ी घात 7 पे पावर 1 है। जब इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 4 का मतलब कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, तो 2 पे पावर 4 का मतलब तो 16 हो गया। इसके बाद इंटू ये हो जाएगा 3 पे पावर 3 का मतलब कि 3 के 3, 3 तिहाई 9, 9 3 27, कितना आ जाएगा 27। इसके बाद ये कितना हो गया 7 पे पावर 7 का मतलब सिर्फ 7 आ गया। ठीक है, जब इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 छक 42 को 2, हाथ से लगा 4, 7 एकम 7 4 11, मतलब 16 7 112 आ गया और इंटू में आ गया आपका 27। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक बार गुणा कर लेते हैं कि इसका भाई आंसर कितना आ रहा है, 112 गुणे 27 है ना, 112 गुणे 27 है ना, 112 और गुणे में क्या है आपका 27 है, 3024 आ गया। हमने हल किया तो 3000 कितना आ गया, 24 आ गया। 3024 इसका क्या आ गया, एलसीएम, एलसीएम आ गया। क्लियर है। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, एचसीएफ। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या कहता है कि यहाँ पे हम लेंगे कि उभयनिष्ठ, मिटेगा कैसे भाई, ठीक है, यहां पे लिखेंगे उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं की, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं की छोटी घात, छोटी घात। तो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं की छोटी घात, उभयनिष्ठ का मतलब वही कॉमन, जो दोनों में कॉमन मिलता हो। ठीक है, तो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं की छोटी घात, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को हम ले लेंगे। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 को हम ले लेंगे। 7 उसमें है 7 इसमें नहीं तो नहीं लेंगे। तो 2 और 3 जो है उभयनिष्ठ मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। लेकिन छोटी घात, तो 2 की सबसे छोटी घात 2 पे पावर 1 है और 3 की सबसे छोटी घात 3 पे पावर 1 है। तो 2 पे पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2, 3 पे पावर 1 का मतलब हो जाएगा 3। अब ये हो गया 2 3 6। ठीक है, मतलब कि एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम कितना आ गया 3024। ठीक है, जांच भी करना है तो हम इसको मिटा देते हैं फिर जांच कर लेते हैं। बस याद रखिए एचसीएफ और एलसीएम कितना आया है, बस इतना दिमाग में आप फिट रखे रहिए ताकि हम लोग यहाँ पे नोट करके इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, 3024 आया है ना, 3024 और ये 6 आया है, तो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद इसका जांच भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मिट गया। चलिए इसका जांच कर लेते हैं, 3000 कितना था 24, चलिए
तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम जब हमने इसको सॉल्व किया था तो 3024 आया था। इसके बाद एचसीएफ जब हमने सॉल्व किया, एचसीएफ सॉल्व किया था, कितना आया था? 6 आया था। जांच करना है, ठीक है, जांच कर लेते हैं। जांच, तो जांच में क्या बोला इसने? बोला है कि दो संख्याओं के गुणनफल, बोला है कि दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर, बोला है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए हल कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। अब ये हो जाएगा पहली संख्या, तो इसमें पहली संख्या हो गया 336, दूसरी संख्या हो गया यहाँ पे 54। तो पहली संख्या 336, तो यहाँ पे हो जाएगा 336, और दूसरी संख्या कितना हो गया? 54, बराबर एलसीएम हमने सॉल्व किया 3024 आया था, 3024, और एचसीएफ सॉल्व किया हमने 6 आया था। तो गुणा कर लीजिए, यहाँ पहले 6 से गुणा कर लीजिए, 6 चौको 24 को 4 हासिल लगा 2, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी के 12, ठीक है। अब 12 दो कितना हो जाएगा आपको? 14, ठीक है, क्लियर हो गया। अरे 6 दूनी के 12, अब 12 दो 14 को 4 हासिल लगा 1, 6 कम 0, और 0 के आगे एक हासिल जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 18, मतलब 18,144 आ गया। और इधर गुणा करके हमें देखना है कि भाई इधर बराबर आ रहा है कि नहीं। क्या है? 336 गुणे 54 है ना। चलिए, तो 336 और गुणे 54, ठीक है, मतलब 18,144 इधर इधर भी आ गया, 18,144 जो है इधर भी आ गया, मतलब कि बराबर आ गया, दोनों का वैल्यू बराबर आ गया, मतलब कि क्वेश्चन बिल्कुल क्या है? सॉल्व। क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है, मतलब कि मैंने इसका जांच भी कर लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ गया प्रश्न संख्या तीसरा। अब बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कितना मतलब अच्छे तरीके से हमने डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं, एक एक पॉइंट बताते हुए, ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो। तो आप देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कि अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, मतलब पिछले वाला ही प्रश्न है, उसमें सिर्फ जांच करना था लास्ट में, बाकी एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल ही रहे थे, और इसमें जांच नहीं करना है, सिर्फ आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। पहली संख्या सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 12, 15, 21। पहले इनका अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, पहली संख्या का। तो 12 दिया तो 12 का फैक्टर कीजिए, तो 12 का फैक्टर कीजिए तो 2 से कटाइए तो 2 6 के 12, इसके बाद फिर ये कट जाएगा 2 3 6, ठीक है, फिर यह 3 जो है 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, एक आ गया, रोक देंगे। इसके बाद 15 का फैक्टर कर लेते हैं, तो 15 का फैक्टर कीजिए तो 3 से कटाइए तो 3 5 15, फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, रोक दीजिए। इसके बाद 21 आ गया, 21 का फैक्टर कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 7 21, और 7 एकम 7 आ गया इतना। अब इसको लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। जैसे आपका 12 है तो आप लिखिए 12 बराबर क्या आ जाएगा? 2 जो है 2 बार आया है तो 2 पे पावर 2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 3 एक बार आया है तो 3 पे पावर 1 हो गया। इसी तरह 15 का देख लीजिए, तो 15 बराबर क्या आया है? 3 पे पावर 1 आ गया, और 5 पे पावर 1 आ गया। इसके बाद क्या है? 21, तो 21 बराबर क्या हो जाएगा? 21 बराबर हो जाएगा 3 एक बार आया है तो 3 पे पावर 1, और यहाँ पे देखिए 7 एक बार आया तो 7 पे पावर 1। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर दीजिए ताकि यह अच्छा लगे दिखने में। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना, ठीक है। चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। अब बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ लीजिए। एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं? मतलब कि सभी अभाज्य संख्या जितना है सबको ले लीजिए, या सबसे बड़ी घात ले लीजिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी दिख रही है? 2 3 5 7, तो हम 2 3 5 और 7, और सबसे बड़ी घात लेना है तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? तो 2 की सबसे बड़ी घात आप देखोगे तो 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 2 लिख लिया। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 पे पावर 1 ही सबसे बड़ी घात है। 5 की सबसे बड़ी घात 5 पे पावर 1 ही है। 7 की पावर भी 1 ही सबसे बड़ी घात है। अब हल करोगे तो 2 पे पावर 2 का मतलब 4, 4 गुणे ये हो जाएगा आपका 5 15, 15 7 105, ठीक है। अब इसको गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 4 पाँचे 20 को 0 हाथ से लगा दो, 4 को गुणा 0 में करोगे तो 0, फिर ये 2 वो था आपका हासिल, तो 2 यहाँ जुड़ जाएगा, 4 एकम 4,
420 जो है ये आ गया आप लोगों का एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 420। क्लियर है। चलिए अब ये एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ का नियम क्या कहता है देखिए, एचसीएफ का नियम ये कहता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब उभयनिष्ठ देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है और सबसे छोटी घात। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों क्या है, यहाँ 3 दिया है तो तीनों में कॉमन देखेंगे। तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। ठीक, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, मतलब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तीनों में कॉमन क्या है 3। लेकिन सबसे छोटी घात, तो 3 की सबसे छोटी घात क्या है 3 पे पावर 1। तो एचसीएफ कितना आ गया 3। तो एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। ठीक है, यही 2 पॉइंट निकलना था, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 420 और एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया। है ना सिंपल, बिल्कुल ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा आसान है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया था, समझ लीजिए। क्लियर है, नोट कर लिया आपने। चलिए पढ़ाते पढ़ाते मतलब थकावट भी महसूस हो रही है, तो पानी भी टाइम टू टाइम जरूरी है। ठीक है, चलिए तो इसको रिमूव करें, रिमूव कर दें, चलिए रिमूव कर देते हैं। पानी भी पीना बहुत जरूरी है, आराम से पढ़ेंगे, हमने कहा क्या आप लोगों को आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। क्लास को हम लोग इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि मैथ दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, एक बार में दिमाग में पूरा पूरा फिट हो जाए। हाँ आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा आपका 17 23 29। ठीक है, फैक्टर करते हैं। तो 17 का फैक्टर करोगे तो 17 तो 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17 कट गया। 23 की हम बात करें, 23 का फैक्टर करोगे तो 23 तो भी 23 से ही कटेगा, तो 23 एकम 23। इसके बाद 29 का अगर फैक्टर करोगे तो 29 तो सिर्फ 29 से ही कटने वाला है, 29 एकम 29, मतलब कट गया पूरा का पूरा। इसको लिखोगे कैसे देखिए, इसको लिखोगे कि भाई जब हमने 17 का फैक्टर किया तो 17 को हम लिखेंगे 17 पे पावर 1। इसी तरह 23 का जब हमने फैक्टर किया तो 23 पे पावर 1 आया। इसी तरह हमने 29 का जब हमने फैक्टर किया तो 29 पे पावर 1 आया। क्लियर है, इतना चीज समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि जितना भी अभाज्य गुणनखंड दिया सबको लिख लीजिए। तो 17 29 23 तो हो जाएगा 17, इसके बाद क्या है 23, 23 के बाद 29। ठीक है, यही तो है। और सबसे कहता है कि सबसे बड़ी घात, तो सबसे 17 पे सबसे बड़ी घात क्या है 17 पे पावर 1। 23 की सबसे बड़ी घात 23 पे पावर 1। 29 की सबसे बड़ी घात 29 पे पावर 1। अब बस गुणा कर लीजिए, 17 23 29 का गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आधा है 17 23 29। ठीक है, इधर करते हैं। क्या है आपका 17, 17 के बाद आपका क्या है 23, 23 के बाद क्या है आपका 29। ठीक है, गुणा कर लेते हैं 11,339। जब हमने गुणा किया तो 11,339 आ गया, 11,339 आ गया। यह है एलसीएम, ये क्या है आपका एलसीएम आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है इसका। तो जैसे हम इसका क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ का नियम क्या कहता है कि कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ अभाज्य जो संख्या है उसका सबसे छोटी घात लेते हैं। तो कॉमन क्या मिल रहा है 17 23 29, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन तीनों के तीनों गुणनखंड में एक छिपा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। जब कोई कॉमन नहीं मिलता है मतलब एक का गुणनखंड तो आपका छिपा ही रहता है, मतलब एचसीएफ क्या आ जाएगा एक। जब कभी भी कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ एक होता है, क्योंकि एक एक फैक्टर सब में छुपा होता है। तो एचसीएफ एक आ गया, एलसीएम आपका 11,339 आ गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए मेरे पास, जो बहुत ही ज्यादा आसान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन क्या है आसान भी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं, मिटा दो इसको, रिमूव कर देता हूं। चलिए आ जाइए, आगे आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे आराम से पढ़ते चलिए। मजा आ रहा है ना आप लोगों को, मजा आ रहा होगा तो वीडियो जरूर जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ इसके बाद आगे है आपका क्या, आगे आपका 8 9 25। ठीक है, तो 8 का फैक्टर कर लेते हैं। 8 का फैक्टर कीजिएगा तो हो जाएगा 2 चौको 8। इसके बाद कटाइए तो 2 दूनी के 4, इसके बाद 2 से कटाइए तो 2 एकम 2। क्लियर है, इसके बाद आपका 9 है। जब 9 को आप कटाइए तो 3 से कटाइए तो 3 3 9, और ये 3 से कटेगा 3 एकम 3। इसके बाद आपका 25 है, 25 को कटा लीजिए। 25 को जब फैक्टर कीजिएगा तो 5 से कटेगा, 5 5 25, और यह 5 तो 5 से ही कटने वाला है। इतना पॉइंट आते हुए हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे देखिए, ये हो जाएगा 8,
8 को हम क्या लिखेंगे 2 पे पावर 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 9, 9 को हम क्या लिखेंगे 3 पे पावर 2। इसी तरह यहाँ 25, 25 यहाँ पे आपका 5 जो है 2 पर है तो 5 पे पावर 2। कॉमन कुछ नहीं मिला है, मतलब एक का मल्टीप्लाई छिपा होगा, इस बात को ध्यान में दीजिएगा, एक का मल्टीप्लाई तो छिपा ही रहेगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम का नियम भाई मैंने बता ही दिया कि एलसीएम कहता है कि सभी अभाज्य संख्याओं को लीजिए, सभी अभाज्य संख्याओं को। तो सभी अभाज्य संख्या क्या है 2 3 5, तो हमने 2 को ले लिया, हमने 3 को ले लिया, हमने 5 को ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी घात लीजिए, तो सबसे बड़ी घात भी ले लेते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 पे पावर 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 पे पावर 2 है, 5 की सबसे बड़ी घात 5 पे पावर 2 है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, दूनी के 8, ये हो जाएगा आपका 3 3 9, ये हो जाएगा 5 5 25, ठीक है। चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 5 40 को 0 हाथ से लगा 4 और 8 दूनी के 16 और 16 4 कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 200 और गुने में इधर हो गया 9। जब गुना करोगे तो 9 दूनी के 1800, 1800 क्या आ गया इसका एलसीएम, 1800 क्या आ गया इसका एलसीएम। अब हमें एचसीएफ तो ज्ञात करना है, तो एचसीएफ इधर ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ का नियम ये कहता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंडों को हम लेते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है उसको हम लेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब तीनों में कौन कॉमन है, तो तीनों में एक एक कॉमन है, मतलब एचसीएफ इसका एक आ गया, एचसीएफ इसका एक आ गया, तो एचसीएफ इसका एक आ गया और एलसीएम इधर कितना आ गया 1800 आ गया। फाइनल आंसर खत्म, फाइनल आंसर लो भाई खत्म हो गया, एचसीएफ एक और एलसीएम 1800। तीनों के तीनों प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया, तीनों के तीनों प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या चौथा देखिए क्या है, कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, तो कह रहा है कि एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्या है, एक संख्या आपका पहली संख्या को मान लेते हैं 306, दूसरी संख्या आपका 657, मतलब दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 9, दो संख्याओं का एलसीएम नहीं एचसीएफ दे रखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है आपका 9 और इन्हीं दोनों संख्याओं का आपका एलसीएम पूछा है। तो वही फार्मूला लगाएंगे जो फार्मूला चलता आ रहा है। फार्मूला ये कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, फार्मूला क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। मतलब हमने कहा हूं दो संख्या गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो कितना ज्यादा सिंपल है, इसी नियम पे रख लीजिए। पहली संख्या आपको दिख रहा है कि 306 है तो 306 उतार लीजिए, दूसरी संख्या आपको दिख रहा है कि 657 है, 657 उतार लीजिए, बराबर एलसीएम तो आपको ज्ञात करना है, तो एलसीएम की जगह पे आप एलसीएम लिखिए और एचसीएफ का मान दे रखा है, एचसीएफ का मान 9 दे रखा है तो आप 9 रख लीजिए। आपको निकालना क्या है एलसीएम, तो आप यहाँ एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज गुना में है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 306 गुणे कितना है 657, यह गुना में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, मतलब ये भाग में आ गया। क्लियर है, कटा दीजिए इसको, आप सिर्फ कटा दीजिए। तो कटाइएगा, तो कटाइए इसको 9 से, तो कटाइए 9 3 27, 3 बार में गया, बचा यहाँ पे 3, 3 और 6 36, 9 चौको 36, 34 बार में पूरा का पूरा कट गया। तो आप देखिए एलसीएम इसका कितना आ गया, एलसीएम आ गया यहाँ पे इधर 34 है, 34 और गुने में इधर आपका 657 है, 657, तो 34 और 657 कितना होता है देख लेते हैं। 34 और 657 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 34 और गुने में 657 दिया हुआ है, ठीक है 657, यहाँ पे आ गया 22 3 3 8, मतलब 22,338, 22,338 जो है वो क्या आ गया यहाँ पे, वो आ गया आपका एलसीएम, 22,338 जो है वो एलसीएम आ गया। नोट कर लीजिए मेरे प्यार बच्चों, है ना सिंपल मेरे प्यार, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, हो गया। और क्या दिया था भाई, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए यहां पे आपको ध्यान में एक बात समझना है, ठीक है, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि अगर 0 पे समाप्त होगा तो ये कहीं कंडीशन है,
यहां पे लिखिए कि सिक्स पे पावर एन, कह रहा है कि सिक्स पे पावर एन अंक 0 पर समाप्त होगा, तो लिखेंगे सिक्स पे पावर एन के अभाज्य, ऐसे लिखे, मैं बताता हूं, इसका नियम ही पूरा लिख लीजिए कि कोई संख्या कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी कब? तो कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 एक बार, कम से कम एक बार आना चाहिए, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, एक बार आना चाहिए। अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि शून्य का निर्माण कैसे हुआ। तो शून्य का निर्माण हुआ 2 गुणे 5 से, क्योंकि 2 गुणे 5 का जब गुना करेंगे तभी वो 10 आएगा, और 10 में ही यहाँ पे 0 का निर्माण हुआ। 2 और 5 के मल्टीप्लाई से ही 10 का निर्माण हुआ ना, और 10 के लास्ट में इकाई अंक 0 का निर्माण वहीं से हुआ, ठीक है, इकाई अंक। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके फैक्टर में कम से कम 2 और 5 तो एक बार आना ही चाहिए। तो वही लिखा हूं कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 एक बार आना चाहिए, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। अब इसको हल करेंगे, हमसे पूछा है 6 पे पावर n। अब आप ही देखिए 6 पे पावर n है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 पे पावर क्या हो गया, n, ठीक है। तो इसको जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर n और गुणे यहाँ पे 3 पे पावर n। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप देख रहे हो कि 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है कि 6 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा ही नहीं, क्योंकि 2 के साथ 5 एक बार तो आना ही चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं आ रहा। तो लिखेंगे वही चीज कि यहां पर, लिखेंगे यहां पर 2 आ रहा है, यहां पे डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं, लेकिन 5 नहीं, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं, इसलिए यहां पे लिखिए, इसलिए किसी प्राकृत संख्या, ठीक है, लिख लीजिए, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ये आप लिख लेंगे, इसलिए किसी प्राकृत संख्या, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? क्योंकि 0 पे समाप्त तभी होता जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता, लेकिन जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 और 3 आ रहा है, तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये इसका सोल्यूशन है, नोट कर लीजिए, ये इसका सोल्यूशन है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, आगे आ जाइए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए भाज्य संख्या में कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक फैक्टर के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। देखिए कैसे, अब इसको हल कैसे करोगे? अब ये आपको दे रखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में यहाँ पे 13 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस 5 दे रखा है, ठीक। अब यहां से ध्यान से आपको एक चीज देखना है कि
यह भाग अलग है और बीच में प्लस है, यह भाग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 13 उसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 7 गुणे 11 गुणे यहाँ पे 1 और प्लस में यहाँ बच जाएगा 1। इधर हम क्या करेंगे कि यह अलग है और प्लस 5 अलग है, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। 5 जैसे कॉमन हो गए तो बच जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, और गुणे 1 और प्लस में बच जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा आपका 13 और इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा 11 सात 77 और 77 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 77 में एक जुड़ेगा तो हो जाएगा 78। मतलब ये हो जाएगा आपका 13 गुणे 78। क्लियर है। और जब इसको हल करोगे तो भाई हो जाएगा 5 तो बाहर है, इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 एकम 2, 2 त्याई 6, 6 चौको 24, ठीक है, और 7 छक 42, मतलब 42 गुणे हो जाएगा आपका 24, ठीक है, और प्लस में बच गया यहाँ पे 1। तब इसको हल करोगे तो हो जाएगा 5 और इसको हल कर लीजिए 42 और 24 को, कि 42 और 24 कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 मिनट लगेगा 42 और 24 को हल करने में। 42 और 24 1008, 1008, 1008 और प्लस हो गया यहाँ पे 1। जब ये हो जाएगा 5 और 1008 और 1 कितना हो जाएगा 1009। इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे 5 गुणे 1009। तो देखिए 2 फैक्टर में टूट गया। मैंने कहा क्या कि 2 या 2 से अधिक फैक्टर में टूटना चाहिए, तो 2 फैक्टर में टूट गया। आप चाहोगे तो इसे 3 फैक्टर में भी बना दोगे। 78 को 2 भाग में टूट जाओ तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणे 78 को 2 भाग में तोड़ोगे तो हो जाएगा 2 गुणे, ये हो जाएगा आपका 2 3 6 2 9 18। अब 3 फैक्टर में टूट गया। इसी तरह हम 1009 को भी अलग रूप में लिख सकते हैं, 2 3 फैक्टर में लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे यह 2 फैक्टर में टूट रहा है, ठीक है, अनेक अभाज्य संख्याओं के रूप में टूट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। इसको आंसर कैसे लिखोगे, यहां तक हो गया ना, यहां तक सॉल्व करने के बाद लिखिएगा यहाँ पे कि इसके, यहां पे लिखिएगा कि इसके इसके 2 गुणनखंड बन रहे हैं। इसके 2 या 2 से अधिक, ऐसा लिखिए, इसके इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं। इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, इसलिए यह भाज्य है, इसलिए यह भाज्य है। क्लियर है। क्योंकि भाज्य उसे बोलते हैं कम से कम 2 या 2 से अधिक फैक्टर उसका बनना चाहिए। तो देखिए 2 से अधिक फैक्टर बन रहा है, तो वही मैं लिखा हूं कि इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, इसलिए यह भाज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न संख्या 7वां और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न क्या कह रहा है, पहले उसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, मतलब खेलने का ग्राउंड है, और खेलने का ग्राउंड कैसा, वृत्ताकार है, ठीक है। खेलने का जो ग्राउंड है वो वृत्ताकार है, तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। खेलने का जो ग्राउंड है वो कैसा है, वह है आपका वृत्ताकार, ठीक है। देखिए ऐसे, यह है खेलने का ग्राउंड, यह है खेलने का ग्राउंड वृत्ताकार है। कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब कि अगर यह पॉइंट में मान लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यह पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है, यह मेन पॉइंट है, यहां से एक चक्कर जब लगाकर इधर आएगा तो सोनिया 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 को कितना लग रहा है, एक चक्कर सोनिया को मारने में लग रहा है 18 मिनट। कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। तो सोनिया को एक चक्कर मारने में 18 मिनट लग रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहा है। मतलब जब रवि एक चक्कर लगाएगा तो रवि को लग रहा है 12 मिनट, रवि को लग रहा है कितना, 12 मिनट रवि को लग रहा है।
मतलब सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है? बोला है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों को एक जगह पे खड़ा कर देता हूं और कहता हूं कि चलो स्टार्ट करो दौड़ना। फिर कह रहा है तो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद वो एक स्थान पे आके मिल जाएंगे, प्रश्न ये पूछा है। लेकिन एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट, मतलब रवि तेज दौड़ रहा है तभी तो 12 मिनट लग रहा है, सोनिया थोड़ा स्लो दौड़ रही है तो उसको 18 मिनट लग रहा है। लेकिन वो कितने चक्कर बाद, कितने मिनट बाद वो एक दूसरे पे क्रॉस कर जाएंगे, एक दूसरे पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको ध्यान समझिएगा, इसका लॉजिक पहले समझ लीजिए। अब आप ही बताइए कि 18 मिनट लग रहा है सोनिया को। इधर हम सोनिया का लिस्ट बनाते हैं, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपको आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, जब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी कितना मिनट में, तो 18 दूनी के 36, 2 चक्कर लगाने में उसको कितने लग जाएंगे, 36 मिनट। ठीक है, और इधर आपका क्या है, एक है आपकी रवि। अब आप ध्यान दीजिएगा, रवि का लिस्ट बनाते हैं। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 12 मिनट। ठीक है, इसी तरह रवि को दूसरा चक्कर लगाने में 12 दूनी के 24 मिनट लगेगा। तीसरा चक्कर जैसे वो लगाएगा तो 12 तिहाई 36। ठीक है, 12 तिहाई 36 मिनट। अब 36 मिनट बाद देखिए, 36 मिनट इधर भी आ गया, 36 मिनट इधर भी आ गया, मतलब 36 मिनट बाद वो एक दूसरे के स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सोनिया का उस समय दूसरा चक्कर रहा होगा और रवि का उस समय तीसरा चक्कर रहा होगा, मतलब सोनिया दूसरा चक्कर लगा रही होगी और रवि तीसरा चक्कर लगा रहा होगा। 36 मिनट बाद वो एक दूसरे पे मिलेंगे। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया शॉर्टकट तरीका। इसका तरीका यही है, इसका हल करने का आपको आंसर मालूम चल गया कि 36 मिनट। आपको आंसर मैंने निकाल के दिखा दिया है कि 36 मिनट। ठीक है, कि इसका फाइनल आंसर 36 मिनट होगा। पूरा एकदम डिटेल में मैंने बता दिया आप लोगों को। लेकिन हल करने का इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है आप इसको एलसीएम के थ्रू आप इसको सॉल्व कीजिए। जैसे आपका 18 दिया है तो आप लिखिए 18 का फैक्टर कीजिए, तो 18 का फैक्टर कीजिएंगे तो 2 नमा 18 और 9 कटेगा 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। इसी तरह हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर निकालेंगे, तो 12 का फैक्टर हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 6 के 12, ऐसे कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग कि 18 दिया है तो 18 को हम लोग लिखेंगे कैसे, 2 पे पावर 1 गुणे 3 जो है 2 बार आया है तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 जो है 2 बार आया है तो 2 पे पावर 2 और गुणे 3 एक बार आया है तो 3 पे पावर 1। अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम, हम इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या कहता है कि जितना अभाज्य संख्या दिया सब लिखिए, तो 2 और 3 है तो 2 और 3 को लिख लेंगे। सबसे बड़ी घात लिखिए तो 2 पे सबसे बड़ी घात 2 पे पावर 2 और 3 के सबसे बड़ी घात 3 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 9 त्रिक 27। ठीक है, अरे सॉरी 3 पे पावर 2 है तो 3 तिहाई 9 होगा, सॉरी 3 पे पावर 2 का मतलब 9। अब देखिए 9 चौको 36 आ गया 36, मतलब 36 मिनट बाद वह एक दूसरे पे मिलेंगी। लेकिन शर्त यह रहेगा कि रवि वहां पे 2 चक्कर लगा रहा होगा और रवि वहां पे 3 चक्कर लगा रहा होगा और सोनिया वहां पे 2 चक्कर लगा रही होगी और एक दूसरे पे मिल जाएंगे कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। यही था इसका आंसर। अब मेरे प्यारो जो प्रश्नावली हो गया बिल्कुल खत्म 1.1। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रश्नावली पढ़ने में कितना मजा आया आप लोगों को। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।